जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम मैट्रिक्स को निपटाने वाले हैं। तो फटाफट देखिए इसमें क्या कहा जाता है भाई चीजों को। सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट्स होते तो उससे हम क्या करते थे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देते थे, कुछ इस टाइप के एक बॉक्स बना लेते थे, ठीक है। उसको मैट्रिक्स कहते थे। इसके अंदर जो भी एंटिटीज हम लिखते थे 2 4 5 1 2 7 -4 0 5 7 कुछ भी एनीथिंग, तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते थे, एलिमेंट्स के नाम से जानते थे, राइट। एलिमेंट्स, या फिर पॉइंट्स भी कह देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। या फिर मेंबर्स के नाम से बोल देते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स की हमने बात कर ली। मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिले जिसमें सिर्फ एक रो हो, रो मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से लंबी रो चलती रहती है लेफ्ट टू राइट इस तरह से, अगर एक ही रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। उसी तरह से अगर कोई कॉलम वाइज चला जाता है 1 4 5 इस तरह करते 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 करते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसे क्या कह देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इन शॉर्ट बात करेंगे, जल्दी जल्दी बात कर लेंगे ये, क्योंकि बड़ी छोटी सी चीज है और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार जल्दी जल्दी से हम सारी चीजों को डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो आपको रो मैट्रिक्स समझ में आ गया और आपको कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, राइट। तो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने इस वाले मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, इस वाले मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसमें जो रो और कॉलम है उसको एक बार जरूर समझिएगा, ठीक है। जैसे रो की बात करेंगे तो ये आपके पास एक रो है, रो की बात करेंगे तो ये आपके पास एक रो है, ठीक है ना। चलिए इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, ये कहानी, ये एक मैट्रिक्स थे। तो इसमें जो रो है ना, एक R1 रो है और एक R2 रो है, मतलब दो रो हैं इसमें। तो सर कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी देख लेते हैं भाई। तो कॉलम आपके पास इस तरह से वर्टिकल वाले होते हैं, एक दो और एक ये तीन कॉलम है आपके पास, जिसे मैं C1 C2 और C3 के नाम से बोल देता हूँ, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ABCD में से दो लेटर को उठा लेते हैं, दो अल्फाबेट को उठा लेते हैं। एक हो जाएगा M जो कि रो को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हो जाएगा N जो आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रहिए, रो और कॉलम सिर्फ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने वाला है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला है, बड़ी छोटी सी चीज है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स की बात करता हूं तो उसमें दो रो हैं और तीन कॉलम है, ठीक है ना। तो रो को पहले लिखा जाएगा, कॉलम को बाद में, ध्यान रखना है। तो M क्रॉस N, इस चीज को हम ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑर्डर क्या होता है, M क्रॉस N। M क्रॉस N ही आपको बताता है कि क्या ऑर्डर जो है वो होने वाला है, किसका, किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे। तो ये कुछ और नहीं है, दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। आप काउंट भी कर सकते हैं, इसमें आपको 6 एलिमेंट जो है वो देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया, आपको रो एंड कॉलम समझ में आ गया, और साथ ही आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम दो और लेटर की बात करेंगे, अल्फाबेट की बात करेंगे। एक होगा आपके पास I और एक होगा आपके पास J। जो I होगा वो भी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो J होगा वो, सॉरी, I जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा और J होगा वो आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है, सर ऊपर भी आपने यही चीज बताई, ध्यान समझिएगा कि M से रो को रिप्रेजेंट करेंगे, N से कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे वही वापिस चीज बता रहे हो, ऐसा क्यों, समझिएगा बड़े प्यार से। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि मैट्रिक्स के रो और कॉलम की बात करेंगे, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ किसी एलिमेंट के रो और कॉलम की बात करेंगे। ये फर्क है दोनों में, I J और M N, इन दोनों में क्या फर्क है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बड़ी छोटी सी चीज है, बड़ी प्यारी सी चीज है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला एक मैट्रिक्स है, ऊपर वाले का ही मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है। आपने बोला M क्रॉस N, तो आपने बोला 2 क्रॉस 3, जो कि पूरे मैट्रिक्स में बताया जा रहा है कि कितने रो और कितने कॉलम है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि एलिमेंट का क्या मतलब, मान लेते कोई एलिमेंट A है इस पूरे मैट्रिक्स में, तो उसमें आपके पास I और J इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो I जो है वो बता रहा होगा कि वो कौन से रो का एलिमेंट है, और J बता रहा होगा वो कौन से एलिमेंट का कौन से कॉलम का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने I के जगह 1 लिख दिया और J के जगह लेट से मैंने 2 लिख दिया, तो A12 क्या आपके पास एक एलिमेंट का नाम है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो ये हुआ, सेकंड कॉलम ये हुआ, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया इन दोनों ने, यहाँ पे। तो जो 4 है वो ये जो A112 है वो आपके पास 4 है, मतलब जो A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है वो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 है। अब समझ में आया ना कि आई और जे को हम कैसे यूज करेंगे। आई और जे का हम यूज करेंगे सिर्फ किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे ने बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, डन है, ठीक है। तो आपको कई चीजें बता दी मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में चल रहे थे हम कि एक रो मैट्रिक्स होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, और भी कई तरह के मैट्रिक्स होते हैं। तो ध्यान से एक एक करके हम समझ लेंगे यहाँ पे प्यार से, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, और समझेंगे कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बता दीजिए, वो नहीं होता भाई, ठीक है ना। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है m और n आपके पास इक्वल होंगे, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है m और n आपके पास इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि मैंने 2 3 -1 7 लिखा, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, एक ये वाली एक ये वाली। तो 2 क्रॉस 2 हुआ, तो ये m हुआ और ये n हुआ, तो m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है, तो मैं इसे स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानूंगा। आगे ना बात समझ में। अब है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा। आप इसमें देखिए रो तो 2 है लेकिन कॉलम 1 2 3 कॉलम है। आप यहाँ देख लें 2 और 3 इक्वल नहीं है, मतलब रो और कॉलम आपके पास इक्वल नहीं है। और जब कभी ऐसा कंडीशन अराइज हो जाता है तो उस केस में आपके पास उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, और साथ ही आपके पास यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर समझिएगा, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास 5 7 मान लेते हैं, चलिए 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया डायगोनल है ना, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 और 0 ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रही होगी बात, कि वही इसमें एक डायगोनल बन रहा है। ध्यान समझिएगा, मैट्रिक्स में वैसे तो आप डायगोनल 2 बताएंगे, लेकिन वैसे लीडिंग डायगोनल एक ही होता है, मेन डायगोनल एक ही होता है, जो लेफ्ट टॉप राइट बॉटम पे जाता है। देख लीजिए ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब लीडिंग डायगोनल की ही हम बात करेंगे हमेशा, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो रहे होंगे और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो रहे होंगे, बाकी सभी एलिमेंट आपके पास 0 हो रहे होंगे, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, सेम यही कहानी है आपके पास, लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे डायगोनल में वो आपके पास सेम होने चाहिए, चाहे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 1 भी बोल सकते हो, सेम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, जिसमें एलिमेंट्स हो लेकिन डिफरेंट हो। स्केलर मैट्रिक्स मतलब लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट हो लेकिन सेम हो। और अब सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इस यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे हम आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसे हम आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जिसमें आपके पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास सिर्फ 1 ही होते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट फिक्स है, 1 है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो आपने बोला था कि 1 1 हो सकता है। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। जितने भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे उसे आप स्केलर कह सकते हैं, बट क्या आप इसे स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते भाई, इसमें 1 1 कहाँ है। तो स्केलर वाले आइडेंटिटी नहीं हो सकते, लेकिन आइडेंटिटी वाले स्केलर हो सकते हैं। दिमाग से खेलो, ठीक है। चलिए, और इनके ऑर्डर सब में 2 क्रॉस 2 के साथ में डील कर रहा हूं, क्योंकि अभी क्लास 10th के लेवल पे आपको 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 ऐसे करके एलिमेंट जो आपको नहीं दिए जा रहे हैं। आई ना बात समझ में, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझना आप लोगों को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5, एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह का
मान लिया। अब आपको क्या करना है भाई, ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे तो क्या होता है, एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है और कुछ नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है, मान लेते हैं कि इसको मैंने उठा के इसके ऊपर पटक दिया, तो कौन सा एलिमेंट किस पे जाकर बैठेगा, जो एलिमेंट जिस पे जाकर बैठेगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, बात खत्म। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, इन दोनों को मैंने ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 0। 3 और 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। 4 और -5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -1। 5 और -7 को ऐड करना है कितना आ जाएगा -2। सो दैट्स योर a प्लस बी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात थी। चलिए अब a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी का मतलब है सेम चीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान रहे ऑर्डर अगर जब तक सेम नहीं होंगे, ऑर्डर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं तभी ना ऐड करूंगा जब पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जगह पे दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2x2 का है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, इन 4 को 4 से ऐड किए जाएंगे। अगर इसमें 4 एलिमेंट ना होकर 6 एलिमेंट हो जाता, मतलब ऑर्डर भी अलग हो जाएगा, तो उनको कैसे ऐड करेंगे सेम जगह वाले, नहीं, दो ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएंगे जिसका कोई पोजीशन ही नहीं होंगे पहले मैट्रिक्स के साथ या फिर दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो दिक्कत हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है भाई। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे -2। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखिए कैसे समझना है, 2 में से माइनस करना है -2, तो ऐसे करना है, तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, तो 2 + 2 4 बना लेगा, ध्यान से। फिर 3 में से माइनस करना है 0, तो 3 ही आएगा। 4 में से माइनस करना है -5, ठीक है ना, 4 में से माइनस करना है -5, तो 9 हो जाएगा। और 5 में से माइनस करना है -7, तो आपके पास 12 हो जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नई चीज कर रहे हैं, एक छोटी चीज, वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। क्या इसका मतलब है, इसका सिंपल मतलब है कि भाई एक कोई मैट्रिक्स होगा उसे आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 2 - 3 0 7 लिया मैंने, इसको आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है, तो इसे हमें क्या करना है, मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना है, चलो 5 से कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मान लेते हैं यहाँ 5 इसको अंदर भेजना है, तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 = 10, -15 0 35, कुछ इस तरह से हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी मैट्रिक्स के अंदर होगा उसको। आ गई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। अब पूरे मैट्रिक्स का मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। अब क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। किसी भी बच्चे को यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने सफर होते हुए देखा है, मतलब उनको समझ में नहीं आते। तो उसके लिए क्या करें भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले दो मैट्रिक्स ले लीजिए कोई सा भी, इस तरह से, ठीक है ना। इसको हमने ए बोल दिया, मान लेते हैं। दूसरा आपके पास बी वाला, जैसे कि 2 ले लिया, -1 ले लिया, -7 ले लिया, 0 ले लिया। चलिए ये आपके पास दो मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का यहाँ पे कुछ रूल है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी प्यार से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली मैट्रिक्स को देखते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सभी के सभी, चलिए ये वाला मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, 5/2 और लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है मेरे पास। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है कि भाई दो मैट्रिक्स कई बार ऐसे होते हैं कि मल्टीप्लाई नहीं होते, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। इसके कुछ मल्टीप्लाई करने के पर्टिकुलर रूल है, तो उन रूल्स को पहले अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट ये है कि टू मैट्रिक्स कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड
कैन ओनली बी मल्टीप्लाई इफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम लिख देता हूँ, इफ नंबर ऑफ कॉलम of the first matrix is equal to number of rows of the second matrix ये मल्टीप्लाई करने का एक कंडीशन है कि अब मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को तभी कर सकते हैं जब जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, वो इक्वल होने चाहिए कितने रोज हैं आपके पास इन द सेकंड मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले आप चेक करें कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। इसमें आपके पास 2 रो हैं लेकिन कॉलम आपके पास 3 है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं वो चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले वाले का कॉलम ये रहा और दूसरे वाले का रो ये रहा। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। तब ये दोनों ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिना किसी डाउट के। आगे ने बात समझ में? ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वही है ना, ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपको एक नया मैट्रिक्स मिला था जिसका ऑर्डर सेम रहता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम रहता है, जिस भी ऑर्डर का आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसी कोई खास कंडीशन है नहीं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं। कंडीशन ऐसा है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए, ऐसा है ना, पूरा ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर ऑफ number of rows of first matrix, number of rows of first matrix and number of columns of second matrix। बताओ भाई, कोई दिक्कत? नॉर्मल सी बात है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। में कहने का मतलब ये है कि हमने चेक कर लिया कि इनका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलो अभी मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे आपको, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स भी तो मिलेगा आपको। तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो आप पहले पता कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। जैसे कि अभी मैं पता कर लूंगा और मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा कि वही ऑर्डर आने वाला है। तो वो होगा जो बचे हैं, इसका क्या बचा है, रो बचा है, इसका क्या बचा है, कॉलम बचा है। वही तो बोला मैंने यहाँ पे कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम होगा। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपके पास 2 क्रॉस 3 का होगा, गारंटी के साथ। कितने का होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। बताइए यहां तक क्लियर हुई ना बात? अब मल्टीप्लाई करना आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ। यस, अब मल्टीप्लाई करना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि a है b है तो यहाँ पे a b लिख देते हैं। पहले वाले का रो ना बिल्कुल कंफर्म कर लेना, फिक्स कर लेना रो। बड़ा सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, जैसा मैं सिखा रहा हूँ हमेशा उसी रूल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप किसी एक मेथड को चूज करके रखेंगे तो वही बेस्ट होगा आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए। और हर एक क्वेश्चन में सेम तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे ऐसा नहीं कि दूसरा वाला रूल लग जाएगा, नहीं, पहले वाला ही हर जगह आपके पास काम बन जाएगा। पहले वाले का आपको क्या करना है, रो फिक्स करना है। पहला रो फिक्स कर दिया, उस पहले रो से आपको क्या करना है, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम तीनों को मल्टीप्लाई कर डालना है। क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर डालना है। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करने कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, यहाँ पे भी ध्यान समझिएगा कैसे। जैसे कि रो को फिक्स किया तो उसका पहला एलिमेंट ये है, दूसरे का आप कॉलम फिक्स कर दीजिए, ये रहा कॉलम, ये रहा।
तो पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे का अगर होता तो, है, तो पहले आपको 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 लिखना है, बीच में आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना। फिर दूसरे से दूसरे को करेंगे तो माइनस का 28, यहाँ पे आप माइनस का 28 लिखेंगे। ये एक एलिमेंट तैयार हुआ आपके नए वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। ओके, अब पहले रो का हमने मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम के साथ कर दिया, अब पहले वाले रो का ही आपको दूसरे वाले रो के साथ भी करना है, और सेम मल्टीप्लीकेशन पहले से पहले को करेंगे तो माइनस का 2, 4 दूनी 4 को 0 से करेंगे तो 0, तो प्लस का आपके पास 0। और ये रो वाइज आगे आपको लेकर जाने, क्यों? क्योंकि आपने फिक्स किसको किया हुआ है? रो को। आप चेंज किसको कर रहे हैं? कॉलम को। बस उसी के हिसाब से आपको जाना होता है, ठीक है ना। अब उसी तरह रो को फिक्स करा है तो उससे हम तीसरे वाले कॉलम को भी मल्टीप्लाई करने वाले, तीसरे वाले कॉलम को भी, ठीक है ना। तो पहले एलिमेंट से पहले को 5 2 जा 10, बीच में प्लस, 4 2 जा 8। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉर्मल सी बात थी। हमने क्या किया, पहले रो को फिक्स किया, उससे फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को, तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर डाला, और रो वाइज मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने रो को फिक्स किया था और कॉलम चेंज कर रहे थे यहाँ भी, तो यहाँ भी कॉलम चेंज हो रहा है, रो आपके पास यहाँ भी फिक्स है, ठीक है। अब मेरा टारगेट होगा कि दूसरे वाले रो को चूज करूं, इस वाले को, और इस दूसरे वाले रो को मैं क्या करूं, फर्स्ट वाले कॉलम से, सेकंड वाले कॉलम से और थर्ड वाले कॉलम से, तीनों से मल्टीप्लाई कर डालूंगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले एलिमेंट से पहले रो को पहले कॉलम से करूंगा, तो पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को, तो इससे इसको करूंगा तो 3 2 जा 6, बीच में प्लस, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई, दूसरे से दूसरे को होता है ना, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब पहले रो का काम खत्म, अब दूसरे का, इससे इसको करेंगे तो 3 से इसको करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बीच में प्लस, -1 को 0 से करेंगे तो खैर 0 हो जाएगा। फिर इसे इसको भी तीसरे वाले कॉलम को भी करना है, तो इसे इसको करेंगे तो 5 3 जा आपके पास 15 हो जाएगा। उसके बाद -1 से इसको करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस से लिखकर आप माइनस ही होगा ओवरऑल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a इंटू बी जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24, इसको सॉल्व करेंगे -2, इसको सॉल्व करेंगे 18, प्लस माइनस कर लेना आपने चुपचाप, ठीक है ना। ये 13 हो जाएगा, ये -3, ये 13 हो जाएगा। ये रहा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब आप इसका ऑर्डर चेक करें क्या है, देखिए 1 1 2, 2 रो है, मल्टीप्लाई क्रॉस 1 2 3, 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। ये चीज तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो ऑर्डर आने वाला है वो 2 क्रॉस 3 का आने वाला है। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट जो है आपके पास वो इतना ही है, बाकी क्वेश्चन करते टाइम एक और नया कंसेप्ट जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन करवाते टाइम। और जो इंपॉर्टेंट है उसके टाइप्स के मैंने 2 क्वेश्चन लिए रखे हैं, तो आप लोगों को जो कंसेप्ट है तो उसकी तो गारंटी कि अच्छे से क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन लिए प्लस माइनस वाला, तो देख लीजिए हमसे कहता है कि यहां से x निकालना है, ये वाली कंडीशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल सा काम करूंगा मैं, ABCD दे रखा है, ABC दे रखा है, यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकाल दें, या फिर सबका वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें और फिर आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल देनी, ठीक है ना। चलिए बेसिक सा काम है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2x को इधर ही रखता हूँ, और ये जो a है a उसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2b प्लस का c में से माइनस का a हो जाएगा। आपको ABC तो पता ही है, यहाँ पे पुट कर दूंगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। कैसे मिलेगा देखिए, 2 को एज इट इज रखता हूँ, b की जगह क्या आपके पास -3 2 4 0, फिर प्लस का c की जगह क्या है मेरे पास 4 0 0 2, माइनस a की जगह क्या है मेरे पास 2 -6 2 0। बस इसको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, चुपचाप समझाऊंगा कैसे। 2x एज इट इज रखिए, 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, सभी एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस का आपके पास 0 है 0 है 2 है, इस तरह से, और उसके बाद आपके पास माइनस का है 2 माइनस का 6 2 0, ठीक है ना। बोर्ड मास के हिसाब से नॉर्मली आप ऐड पहले करेंगे, हालांकि आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल जाता है।
इनको प्लस कर दीजिए पहले, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, माइनस का 2, इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 8, इसको करेंगे तो 2। जोड़ना सिखा दिया ना भाई, एडिशन वही करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 माइनस का 6 2,0। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे भाई। चलो तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू दिस। इसमें से -2 करेंगे, माइनस का 4 बन जाएगा। 4 में माइनस करेंगे -6 तो 10 बन जाएगा। 8 में -2 करेंगे 6 बन जाएगा। 2 में करेंगे तो आपके पास 2 बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू का मतलब ये 2 इधर जाएगा तो ये 1/2 बना लेगा, ठीक है ना। चलो तो ये इसको मैं एज इट इज अभी रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाकी अभी ये कैंसिल भी करेगा क्योंकि बाहर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, राइट। और यहाँ पे 1/2 है क्योंकि इधर 2 था तो उधर जाएगा डिवाइड में होगा तो 1/2 बना लेगा। या फिर आप डायरेक्टली इधर भेजे एलिमेंट को सबका हाफ कर दे भाई, 2 से डिवाइड कर दिया हर एक एलिमेंट को। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 2 से डिवाइड ही हो रहे हैं सभी एलिमेंट, तो ये -2 बना लेगा, ये 5 बना लेगा, ये 3 बना लेगा, ये 1 बना लेगा। और ये आपका x का जो मैट्रिक्स था वो आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको कंसेप्ट मालूम होने चाहिए, कंसेप्ट। अरे बस कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन जो बड़े आसानी से बिल्कुल हंसते खेलते, ठीक है ना, नॉर्मली मजे मजे में हो जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको x निकालना है, y निकालना है और साथ ही आपको z भी निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या, देखिए दो जब मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे भाई, ध्यान समझिएगा। इसका कंसेप्ट क्या है इक्वल मैट्रिक्स का, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो एक और मैट्रिक्स होगा 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो क्या मैं इनको दोनों को सेम सेम बोल सकता हूँ, इक्वल इक्वल मैट्रिक्स? तो आंसर है हाँ भाई, बोल सकते हैं हंसते खेलते। अच्छा अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल इक्वल बोल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे नहीं क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। ओके तो आपको इक्वल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया। तो जब भी इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट आएगा या फिर आपसे कभी एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जाएगी किसी भी वेरिएबल के ए टू जेड में से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए और वो इक्वल में होने चाहिए। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल में रख के अपना काम बना लेंगे। आइए समझाता हूँ। पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, ये बना लेगा 6, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 6 2y और ये बना लेगा आपके पास 4 इज इक्वल टू आपके पास z -3 15 एंड 4 आपके पास एज इट इज रहने वाले, ठीक है। ओके अब देखिए इन दोनों को मैं प्लस कर सकता हूँ तो प्लस कर लूंगा भाई। तो 6 और 8 को करूंगा तो 14, इसको करूंगा तो 3x + 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको करूंगा तो 3 + 2y हो जाएगा, ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखें। 0 इसको करेंगे तो 4 ही आएगा। और इक्वल टू में आपको दिख रहा है क्या है, z है -3 है 15 है 4 है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल टू में है ना, बराबर बराबर में आपस में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वाले वो बिल्कुल सेम सेम होंगे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं ना z की वैल्यू 14, लो भाई हो गया, कम बन गया z की। और उसी तरह से ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 3x + 6 = -3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो x की वैल्यू आ गई -3, लो दूसरा भी काम बन गया। अब y की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लेंगे इस तरह से करके, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 + 2y = 15। यहाँ से 2y = 3 उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, 12 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। छोटी सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए x y z की वैल्यू हमने निकाल दिया। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होता है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है x + y की वैल्यू ये है, x - y की वैल्यू है, तो आप x और y निकालें। तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, LHS से LHS को ऐड करते हैं और RHS से RHS को। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो y और y वाला 1 + 1 माइनस का कट जाएगा, x 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। फिर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 1 6 2 -8 3 -4 और 3 7 10 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा तो सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 -4 -2 5। देखिए कितना आसान था x की वैल्यू निकालना।
वहीं पे आप y करने के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अब की बार x कट जाएगा, माइनस साइन इसको प्लस का बना लेगा और y 2y बना लेगा। और अब की बार हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 में से माइनस करेंगे तो -10 तो 12, 1 में से माइनस करेंगे तो 6 और 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो -4। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे भाई। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से सबको हाफ कर देंगे तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 6, ये 3 बनेगा, ये आपके पास -2 बनेगा। तो आपके पास x भी पता चल गया, आपके पास y भी पता चल गया और क्वेश्चन भी हो गया। देखिए कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं क्वेश्चंस को करने में, सिर्फ आपका एक बार कंसेप्ट मुझे तरीके से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन लेने के पीछे का लॉजिक था मेरा कि आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन पे प्लस माइनस पे साथ पे फोकस में करवाया जाए, है ना, साथ में फोकस करवाया जाए। तो देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि किसी भी टाइप का आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मजे से, मतलब आराम से आप हंसते खेलते कर सकते हैं बिंदास, किसी भी मतलब टेंशन फ्री। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a² मांगता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 9 बना देते, यहाँ 1 और यहाँ 4 बना देते कि सर हमें तो a² चाहिए था। गलत बात, ऐसा नहीं होता। a² का मतलब है a मल्टीप्लाई a, मतलब आपको a से ही a को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसी चीज को a² निकालने के लिए आपको इसी को ही 2 बार लिख लीजिए, इसी को ही आप 2 बार लिख लीजिए। और आपको मैंने पहले ही सिखा दिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आप a² हंसते खेलते निकाल सकते हैं भाई। इस रो से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, इससे इसको करेंगे तो 9 और इससे इसको करेंगे तो -1, इससे इसको करेंगे तो 3 और इससे इसको करेंगे तो +2। फिर अब इस वाले से करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, इससे इसको करेंगे तो -3, इससे इसको करेंगे -2, इससे इसको करेंगे -1 और इससे इसको करेंगे तो +4। पहले कंसेप्ट को समझिए फिर मजा आएगा, ठीक है ना। तो a² क्या हो जाएगा मेरे पास, 8, 5, -5, 3, ठीक है। बताइए a² पता चल गया। अगर आपको a² पता चल गया तो यहाँ पे बच्चे कई बार बोलते हैं सर इसमें i y भी कुछ दे रखा है, तो i का क्या मतलब है, ऑलरेडी समझा रखा है मैंने आप लोगों को कि i का क्या मतलब है। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और आपको जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए आप ले सकते हैं, और आपके 10th क्लास के लेवल पे 2x2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होता है हर एक केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे a² का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि क्या है, ये वाली चीज जो भी हमने निकाला 8, 5, -5, 3, फिर यहाँ माइनस का 5 है और फिर a है, a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, जो आपको ये दिया हुआ था 3, 1, -1, 2, फिर प्लस में 7 है और साथ में बोलता है i, तो i का मतलब 1, 1, 0, 0। लीडिंग डायगोनल में आपको 1, 1 रख देना, दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस हमें ये सॉल्व करना और हमारा काम बन जाएगा। और सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात क्या है, तो है ही नहीं, है ना। चलो ये 8, 5, -5, 3 को मैं एज इट इज रख देता हूँ और माइनस को एज इट इज छोड़ता हूँ, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एज इट इज है, ठीक है ना। 5 से करेंगे तो 15 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये -5 बनेगा और ये 10 बनेगा। और यहाँ पे 7 से करूँगा तो 7, 0, 0, 7 बना लेगा। अब देखिए प्लस माइनस तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले मैं इसको और इसको प्लस करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन चल जाता है, इसमें आंसर आपके पास सेम ही देखने को मिलेगा। फिर भी मैं रूल के हिसाब से चलता हूँ, इसको इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसको इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 मिल जाएगा, ठीक है। इसको इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5, इसको इसको ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, -5, इसको इसको ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 10। और ये मैंने ऐड करा इस वाले को और इस वाले को, ठीक है ना। इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अच्छा अब अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको एक मजा से मस्त मस्त चीज देखने को मिलेगा, क्या कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर zeros, then this matrix is called जीरो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। देखिए गिवन दिस दिस दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ये है, एक ये है, 2 हो गया, एक ये है 3 हो गया और एक ये है 4। उसके बाद तो एपी वाला चैप्टर के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही 4 क्वेश्चन जो आपके पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों हैं। और ये तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ध्यान समझिएगा। अब आने वाले सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, तो बिल्कुल नज़र गड़ा के रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। हमसे कहता है एक्स का, तो एक तो आप पहले यहाँ पे एक्स एक को यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है ना।
एक्स दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन में, वो एक मैट्रिक्स है कोई, उस मैट्रिक्स का आपको क्या बताना है, पहले तो ऑर्डर बताना है और उसके बाद कहता है कि जो दूसरा वाला है आपके पास एक्स ही, उसका आपको क्या करना है, फिर वो पूरा का पूरा क्या मैट्रिक्स है वो भी आपको बता देना है। तो बड़ी छोटी सी चीज है, देखिए इसको मैं कोई मैट्रिक्स लेट कर लेता हूं, लेकिन लेट करने के लिए भी आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि ये एक मैट्रिक्स था जो कि 2 था, 1 था, -3 था और 4 था, ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाकर वो इसके इक्वल आया है। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। तो भाई ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें अगर ये मैट्रिक्स मिल गया, इसका मतलब ये है कि पहले का जो कॉलम है वो और दूसरे का रो है वो इक्वल हो रहे होंगे, तभी मल्टीप्लाई हुए हैं। ये कंसेप्ट लगाकर सबसे पहले हम इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए, कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 1, गॉट इट, ठीक है। कैसे पता करेंगे वही बता रहा हूँ। इस वाले का ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है और इस वाले का ऑर्डर मान लीजिए 2 क्रॉस 2, जो कि है भी, मानना नहीं है, ये तो देख के ही आपको निकालना है कि कितने रो और कितने कॉलम है। बस इसका हमें नहीं पता कि कितने रो और कितने कॉलम है, वही हम पता करना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तभी तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 2। देखिए m की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, ठीक है ना। पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, तो मतलब 2 क्रॉस n, और यही वैल्यू वहां दिया हुआ है 2 क्रॉस 1, तो ये और ये तो इक्वल है, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 1। ये तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये निकालना। तो आपने m की वैल्यू भी निकाल दी, आपने n की वैल्यू भी निकाल दी, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर होने वाला है इसका वो कितने होने वाला है, 2 क्रॉस 1, m क्रॉस n मतलब 2 क्रॉस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 रो और 1 कॉलम, मतलब यहाँ पे a मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं b मान लेता हूँ। देखिए इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, ऐसा हमने एक मैट्रिक्स पता कर लिया, ठीक है ना, ऑर्डर पता कर लिया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमने बता दिया कि ये तो भाई 2 क्रॉस 2 का चलो था ही था, ये बना लिया हमारे पास 2 क्रॉस 1 का। अब हमें ये मैट्रिक्स में हमने 2 एलिमेंट मान लिए, क्योंकि 2 रो बनाने थे और 1 ही कॉलम बनाना था, 2 ही आएंगे आपके पास एलिमेंट, 2 × 1 2, तो a और b मान लिया हमने उन एलिमेंट्स को। अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं फटाफट, नॉर्मल सी बात है। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू में एक मैट्रिक्स दे रखा है, a और b की वैल्यू निकालनी, बात खत्म, हमने ऑर्डर तो पता कर ही लिया। तो रो को फिक्स कर दिया, रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से, तो पहले से पहले को करेंगे तो 2a, बीच में प्लस, इससे इसको करेंगे तो b हो गया, खत्म बात, ठीक है ना। अच्छा एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि कॉलम ही खत्म हो गया। अब इसको हम फिक्स करेंगे भाई, इस वाले को इससे भी इसको करेंगे तो आ जाएगा -3 और +4b, इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि खत्म हो गया कॉलम। तो ये इसमें भी क्या 2 क्रॉस 1 का, और इक्वल टू में वही तो दे रखा है 2 क्रॉस 1 का, तो 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत है ना। चलो तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, 2a + b = 7, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो -3a + 4b दैट इज = 6। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास एक 2 इक्वेशन मिल गए आपको, जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, वो मर्जी आपकी है, और इन दोनों से सॉल्व करके किसी एक से आपको a और b की वैल्यू निकाल देनी है। और अगर आपको a और b की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पटक देना लाकर, यहाँ पे a और b, बस बात खत्म, आपका मैट्रिक्स तैयार है, एक्स मैट्रिक्स। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब ये मत बोल देना कि इसको सॉल्व करना नहीं आता, लीनियर इक्वेशन, फिर तो भाई बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा। इस टाइम तक वन शॉट देखने की नौबत आ रही है, और अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, लीनियर इक्वेशन, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं है, उन दिक्कतों को भी देखिए, आ रही है दिक्कत तो आने दो, हम क्या करेंगे, उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। तो 9th क्लास में जाइए, एलिमिनेशन मेथड सिखाई रखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो वहां से सीख लीजिए, तुरंत काम बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी सिखाने लग गया तो इट विल टेक मच टाइम, गॉट इट। अच्छा सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे आपके पास एक ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस वाले को कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका ऑर्डर m × n मान लेते हैं, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर
1 क्रॉस 2 है, एक रो है और 2 कॉलम है आपके पास, है ना। चले ओके, अब इसका कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे के रो के, तो पहले का कॉलम और रो, तो n की वैल्यू तो 2 पता चल गई, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये जो m बचा है वो, और यहाँ से ये जो 2 बचा है वो, वही इक्वल होता है किसके, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के। तो ये 1 क्रॉस 2, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके पास, 1 आ गई। बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत। तो m और n 2 हो गया, तो 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये, और दूसरा आपके पास 2 1 0 3 और इज इक्वल टू में 4 माइनस का 7। बताइए कोई दिक्कत भाई, नॉर्मल सी बात थी, है ना। चलिए तो इसको मैं a, b ऐसे मानता हूँ, टोटल 2 एलिमेंट मान लें 1 क्रॉस 2 में। देखिए एक रो और कॉलम कितनी होनी चाहिए, 2, वही तो माना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, रो को मैंने फिक्स करा, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a से करेंगे तो 2a प्लस का 0 से करेंगे तो फिर 0 ही हो जाएगा। फिर इससे इसको कर देंगे, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस का 3b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, इस वाले के इक्वल हो जाएंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है। अब देखिए 2a बचा यहाँ पे, तो 2a किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, तो वहां से a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा a प्लस 3b, वो हो जाएगा माइनस का 7 के इक्वल। a की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी, ये है सॉरी, तो 2 प्लस का 3b इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ से 3b ऐसे रखिए, 2 उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू माइनस 9, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 3, है ना। देखिए a पता कर लिया आपने, b पता कर लिया, तो मैट्रिक्स लिख दीजिए, a की जगह 2 है, b की जगह -3 है, यही आपके साथ मैट्रिक्स m जो है वो पूछा गया था। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे ये ना बोले कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m या फिर मैट्रिक्स x, जो इन दोनों क्वेश्चनों को करवाए, डायरेक्टली आपसे बोला जा सकता है फाइंड द मैट्रिक्स m या फिर x, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। तो आपको पहले तो ऑर्डर देखिए पता करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करें, है ना, ऑर्डर तो भाई आपको पता करना ही पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन थे, प्यारा प्यारा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको 2 मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स ए है और बी है, आपने मल्टीप्लाई, और बी और ए को मल्टीप्लाई करा, तो ध्यान रखिएगा वो इक्वल नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं होते हैं। चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक ये रो है, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से एक्स को करेंगे तो 4x, इससे इसको करेंगे -3, फिर इससे इसको भी करना पड़ेगा, x करेंगे तो 3x, फिर हो जाएगा प्लस का 2। अब इसे करेंगे तो यह हो जाएगा 4, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 0, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स हो गया, और इक्वल टू में मेरे पास y 11 4 और z है। यहाँ से x y z की वैल्यू निकालनी है, बड़ी छोटी सी चीज़ दी थी इसमें, तो खैर है ना, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना। अब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू y, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना। फिर यहाँ से मेरे पास 3x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दें, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें भाई, 4 तिया 12 में से 3 करेंगे तो 9 हो गया, y की वैल्यू 9 हो गई, और z की वैल्यू सीधा 3 दिख रहा है आपको, देख लीजिए दोनों, तो x y z तीनों की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करनी है, मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री को घुसाया, और कुछ बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं घुसाया, टेंशन नहीं लेना, जस्ट आपको 0 to 90 वाली जो टेबल, उनकी वैल्यूज तो देखिए याद रखनी ही है, जस्ट यहाँ पे पुट करना और हमें सॉल्व कर देना है। जैसे 4 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, sin 90 की वैल्यू होती है आपके पास 1, और 2 cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया मेरे पास कितना, यहाँ से काट देंगे तो ये हो गया 2, ये बन गया आपके पास 1, ये बन गया 1, और ये बन गया 2। ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास 4 5 5 4, ठीक है ना। क्या आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यही तो सिखाया आज की वीडियो में, और करवाया क्या है, समझ रहे हो ना। तो बेसिक्स आपके पास क्लास 10th में मैट्रिक्स का लेवल है, कुछ नहीं है। मज़ा तो आपके पास 12th में आने वाला है, क्योंकि 12th में अगेन सेम मैट्रिक्स आने वाला है। और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का जो मैट्रिक्स का पहला दूसरा एक्सरसाइज रहने वाला है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है 12th का भी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बहुत काम आएंगे आपको, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में करवाई गई हैं, सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर ऐसा है तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।